मेरा नाम आरोही है और यह कहानी मेरी जिंदगी की उन तहों को खोलती है जिन्हें मैंने सालों से अपने सीने में दबा रखा था, जैसे कोई किताब किसी पुराने बक्से में धूल खा रही हो। मैं भारत के बीहड़ इलाके से निकलकर लंदन की इन सर्द गलियों तक पहुंची हूँ, जहां बारिश कभी खत्म नहीं होती और आसमान हमेशा स्लेटी चादर ओढ़े रहता है, लेकिन मेरे अंदर का तूफान कभी थमा नहीं। मैं एक प्रोफेशनल रेस्टोरर हूँ, यानी पुरानी और टूटी फूटी पेंटिंग्स को नया जीवन देने वाली कलाकार। मेरा काम है सदियों पुराने कैनवस पर जमी धूल, गंदगी और वार्निश की परतों को हटाकर नीचे छिपी असली कृति को बाहर लाना। यह काम मुझे शायद इसलिए इतना पसंद है क्योंकि मैं खुद भी तो सालों से अपनी असलियत पर जमी परतों को हटाने की कोशिश कर रही हूँ। लंदन के एक बड़े म्यूजियम में मैं जूनियर रेस्टोरर थी और यही मेरी मुलाकात राघव से हुई थी। राघव बाहर से बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा अंदर से निकला। वह एक सीनियर आर्ट कंजर्वेटर था, लंबा कद, घुंघराले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वह भारत से ही था, लेकिन उसने लंदन को अपना घर बना लिया था और अपने पीछे एक ऐसा अतीत छोड़ आया था जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला। मेरी परवरिश एक बेहद सख्त और धार्मिक माहौल में हुई थी, जहां लड़कियों के लिए सपने देखना भी एक गुनाह माना जाता था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधे शादी कर लूं, लेकिन मेरी माँ ने चुपके से मेरा पोर्टफोलियो लंदन भेज दिया था और जब मुझे स्कॉलरशिप मिली तो पिता ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। माँ ने कहा था, जा बेटी, इन दीवारों के बाहर एक पूरी दुनिया है और वह तेरी कला का इंतजार कर रही है। मैं अकेली लंदन आई, टूटे फूटे सपनों और एक छोटे से सूटकेस के साथ, और म्यूजियम की ठंडी सीलन भरी बेसमेंट लैब में मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी काम की हूँ। राघव ने मुझे पहले दिन से ही गाइड करना शुरू किया। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था। वह जब पुरानी पेंटिंग्स के बारे में बात करता तो ऐसा लगता मानो वह उस दौर में जी रहा हो। मुझे याद है, एक दिन हम 17वीं सदी की एक इटालियन पेंटिंग पर काम कर रहे थे जिसमें एक औरत का चेहरा जानबूझकर काले रंग से ढक दिया गया था। राघव ने कहा, देखो आरोही, किसी ने इस औरत को इतिहास से मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम इसे वापस लाएंगे। यही तो हमारा काम है, खोई हुई चीजों को वापस लाना। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई और शायद उसी पल मैं उसके प्यार में पड़ने लगी थी। हालांकि मुझे इसका एहसास बहुत बाद में हुआ। म्यूजियम की नौकरी बहुत प्रतिष्ठित थी, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं थी और लंदन जैसे शहर में एक कमरे का किराया भी मेरी आधी सैलरी खा जाता था। राघव एक बड़े से अपार्टमेंट में अकेला रहता था और उसने मुझे प्रपोज किया कि मैं उसके साथ शिफ्ट हो जाऊं, यह कहते हुए कि दो कलाकारों का साथ एक दूसरे की कला को निखारता है। मैं हिचकिचाई क्योंकि मेरी परवरिश में यह सब पाप था, लेकिन शहर की ठंड और अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। माँ से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा, अपनी जिंदगी जी आरोही। लेकिन आंखें खोलकर मैं राघव के साथ रहने लगी और शुरू के दिन स्वर्ग जैसे थे। वह मेरे लिए खाना बनाता, मेरी पेंटिंग्स की तारीफ करता और रात को हम साथ बैठकर पुरानी फिल्में देखते। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज हूँ। लेकिन जैसे किसी पुरानी पेंटिंग पर वार्निश की परत चढ़ती है और नीचे की दरारें छिप जाती हैं, वैसे ही राघव के प्यार की परत के नीचे कुछ और ही छिपा था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब पहली बार मेरे अंदर कुछ टूटा था। मैंने राघव के स्टूडियो के एक कोने में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर देखी जिसमें एक बेहद खूबसूरत विदेशी महिला थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था और पीछे ग्रीस का नीला समंदर लहरा रहा था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, यह कौन है? तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त? और राघव का चेहरा पल भर के लिए ऐसे बदला जैसे किसी ने उसके मुखौटे पर चोट कर दी हो। उसने तस्वीर मेरे हाथ से झटक ली और कहा, यह किसी काम की नहीं है, बस एक पुरानी मेमोरी है। उसका स्वर इतना कठोर था कि मैं चौंक गई, लेकिन फिर उसने तुरंत अपने चेहरे पर वही मीठी मुस्कान ला दी और मेरा माथा चूम लिया। मैंने उस रात सोचा कि शायद यह उसकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड होगी और सबके अतीत में कुछ न कुछ दबा होता है, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक कांटा चुभ गया था। धीरे धीरे मैंने देखा कि राघव के फोन पर अजीब से मैसेज आते, जिन्हें वह तुरंत डिलीट कर देता। कभी वह रात को देर से आता और कहता कि म्यूजियम में ओवरटाइम था, लेकिन मुझे पता होता कि म्यूजियम तो शाम 7 बजे बंद हो जाता है। मैं एक रेस्टोरर हूँ, मेरी आंखें बारीक से बारीक डिटेल देखने की आदी हैं, और मैं देख रही थी कि राघव के जीवन में कुछ ऐसी दरारें हैं जिन्हें वह मुझसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक शाम मैंने उसके स्वेटर के कॉलर पर लिपस्टिक का हल्का सा निशान देखा, जो मेरे लिपस्टिक के शेड से बिल्कुल अलग था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वह स्वेटर वॉशिंग मशीन में डाल दिया और अपनी भावनाओं को भी उसी मशीन में धो डालने की कोशिश की। लेकिन शक की स्याही तो स्थायी होती है, वह धुलती नहीं। राघव का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले वह मेरी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर तालियां बजाता था, अब वह मेरी तरफ देखता तक नहीं था। जब मुझे म्यूजियम की तरफ से एक अकेले प्रोजेक्ट की लीड मिली तो मैं बहुत खुश होकर उसके पास गई, लेकिन उसने रूखे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, लेकिन यह मत भूलना कि तू आज भी जूनियर है।
और मेरी वजह से यहाँ तक पहुँची है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने सोचा शायद वह किसी तनाव में है। मैं रोज अपने आप को समझाती कि प्यार में ऐसा होता है, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का रेस्टोरर जाग चुका था और वह मुझसे कह रहा था कि इस रिश्ते की सतह के नीचे कुछ बहुत भयानक छिपा है, कुछ ऐसा जो शायद मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दे। मेरे और राघव के रिश्ते में अब तनाव साफ दिखने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना कैनवस नमी की वजह से सिकुड़ने लगता है और उस पर दरारें पड़ जाती हैं। और मैं बस एक मूक दर्शक बनकर देख रही थी कि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वह धीरे धीरे मेरे सामने से गायब हो रहा है और उसकी जगह एक ऐसा अजनबी ले रहा है जिसकी आंखों में मेरे लिए कोई गर्मजोशी नहीं थी। मेरा प्रोजेक्ट 16वीं सदी की एक फ्लेमिश पेंटिंग पर था जिसे द वीपिंग मैडोना कहा जाता था। यह एक बेहद कीमती कलाकृति थी जिसमें मदर मैरी एक बच्चे को गोद में लिए रो रही थी और पूरी पेंटिंग सदियों की धूल और गलत रेस्टोरेशन की वजह से अपनी असल चमक खो चुकी थी। मैं इस पेंटिंग पर दिन रात काम करती क्योंकि यही एकमात्र जगह थी जहां मैं राघव की बेरुखी और अपने अकेलेपन से भाग सकती थी। एक दिन जब मैं पेंटिंग की इंफ्रारेड इमेजिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि पेंट की परतों के नीचे कुछ और ही छिपा है। मैडोना के चेहरे के नीचे एक दूसरा चेहरा दबा हुआ था जो पूरी तरह से अलग था और यह खोज मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। मैंने उत्साह से राघव को यह बताना चाहा, लेकिन जब मैं उसके केबिन में गई तो वह फोन पर किसी से बहस कर रहा था। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े सुना, वह गुस्से में कह रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे और वक्त चाहिए, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, बस अभी मुझ पर दबाव मत डालो। मेरे पैर वहीं जम गए। राघव को पैसे की क्या दिक्कत हो सकती है? उसकी सैलरी अच्छी थी और वह हमेशा मुझसे कहता था कि उसके पास सेविंग्स हैं। मैं चुपचाप वापस अपनी लैब में आ गई और अपना काम जारी रखा। उसी दिन शाम को मैंने देखा कि राघव ने अपने स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मैंने दरवाजे पर कान लगाया, अंदर से किसी प्रिंटर के चलने की आवाज आ रही थी और फिर कुछ जलने की गंध। जब वह बाहर आया तो उसके हाथों पर कालिख लगी थी और उसने कहा कि वह कुछ पुराने स्केच चला रहा था। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले कुछ हफ्तों में मेरी और राघव की दूरी और बढ़ गई। वह अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहता और जब लौटता तो शराब की गंध उसके पूरे वजूद से आती। मैंने एक रात हिम्मत करके पूछ ही लिया, राघव क्या बात है, तुम बदल गए हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वह प्यार नहीं था जो कभी हुआ करता था, बल्कि एक अजीब सी जलन थी। उसने कहा, तुम लोगों को लगता है कि कला बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यह दुनिया सिर्फ पैसे पर चलती है आरोही, और जिसके पास पैसा नहीं वह कूड़ा है। मैं यह सुनकर सकते में आ गई क्योंकि यह वही इंसान था जो कभी कला को भगवान मानता था और अचानक से मेरे लिए वह एक अनजान शख्स बन गया था जिसकी बातें मुझे डराने लगी थी। उसके बाद एक दिन म्यूजियम में हड़कंप मच गया क्योंकि एक बहुत कीमती छोटी सी मूर्ति जो हाल ही में डोनेट हुई थी स्टोरेज से गायब पाई गई। सिक्योरिटी ने पूरे स्टाफ से पूछताछ शुरू की और सबकी निगाहें संदेह से एक दूसरे पर पड़ रही थीं। मुझे याद है जब मैंने राघव को यह खबर सुनाई तो उसने बड़ी सहजता से कहा, अंदर का ही कोई होगा, ऐसी चीजें अक्सर होती हैं। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक गायब थी और वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसी रात जब वह नहाने गया तो मेरी नजर उसके बैग पर पड़ी जो जरा सा खुला हुआ था। मैं जानती हूँ कि किसी की निजी चीजें देखना गलत है, लेकिन वह रेस्टोरर जो मेरे अंदर बैठा है उसने मुझे धक्का दिया। मैंने बैग खोला तो उसमें एक छोटी सी डायरी थी और कुछ फोटोग्राफ्स जिनमें वही विदेशी महिला बार बार दिख रही थी जिसकी तस्वीर मैंने पहले देखी थी। डायरी के पन्ने पलटे तो पता चला कि यह महिला कोई एलेना नाम की ग्रीक आर्ट डीलर थी और राघव का उसके साथ कोई गहरा रिश्ता था, शायद शादी भी। लेकिन जो चीज मेरे दिल को चीर गई वह थी डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखी एक लिस्ट जिसमें कई म्यूजियम के नाम थे और उनके सामने कुछ कोड वर्ड्स लिखे थे। मैं सब कुछ जाने बिना ही सब कुछ समझ गई। राघव कोई साधारण आर्ट कंजर्वेटर नहीं था, वह एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जहां कला का सौदा होता है, जहां मास्टरपीस चुराए जाते हैं और नकली चीजें असली बनाकर बेची जाती हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सब कुछ वैसे ही रख दिया जैसा था। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी, लेकिन बिना किसी को बताए, क्योंकि अगर राघव को पता चला तो न जाने वह क्या करेगा। मैंने म्यूजियम के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और पाया कि पिछले 2 सालों में 5 छोटी छोटी कलाकृतियां इसी तरह गायब हुई थी, और सब उसी वक्त जब राघव की ड्यूटी होती थी। मैं सन्न रह गई, क्योंकि जिस आदमी के साथ मैं अपना घर, अपना बिस्तर और अपना जीवन साझा कर रही थी वह एक आर्ट थीफ था, और शायद इससे भी बड़ा अपराधी।
मेरी आंखों के सामने अब पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी, जैसे मैं किसी पेंटिंग की आखिरी परत हटाकर असली रंग देख रही हूँ। राघव ने मेरी खूबसूरती या मेरी कला के लिए मुझसे प्यार नहीं किया था, बल्कि उसे एक ऐसी साथी की जरूरत थी जो बेवकूफ हो, जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करे ताकि वह अपने काले कारनामों को अंजाम दे सके। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं एक रेस्टोरर हूँ और मेरा काम ही है सच्चाई को सामने लाना, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो। मैंने अपनी सारी भावनाओं को एक तरफ रखा और एक प्रोफेशनल की तरह सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मैंने उसकी डायरी के पन्नों की फोटोकॉपी ली, उसके ईमेल के स्क्रीनशॉट लिए और सब कुछ एक फोल्डर में सेव कर दिया। इस पूरे दौरान राघव मेरे साथ पहले से थोड़ा बेहतर बर्ताव करने लगा था। शायद उसे लगता था कि मैं अभी भी उसकी मुट्ठी में हूँ। एक रात उसने मुझे डिनर पर ले जाने की पेशकश की और मैं मान गई, क्योंकि मैं यह देखना चाहती थी कि वह किस हद तक जा सकता है। उसने बड़ी खूबसूरती से बातें की, मेरी तारीफें की और कहा, आरोही, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, अगले हफ्ते ग्रीस। वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त है और मैं तुम्हें समंदर दिखाना चाहता हूँ। मेरे अंदर की रेस्टोरेंट ने तुरंत सचेत कर दिया। ग्रीस का नाम सुनते ही मुझे एलेना की तस्वीर याद आ गई। मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका। अगले दिन मैं म्यूजियम के हेड क्यूरेटर के पास गई और बिना राघव का नाम लिए पूरी स्थिति के बारे में बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, सर, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से जो चीजें गायब हुई हैं, वह किसी बाहरी का काम नहीं बल्कि अंदर का ही कोई है और मेरे पास कुछ सबूत हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, क्यूरेटर ने मुझे रोक दिया और कहा, आरोही, तुम जूनियर हो और बिना ठोस सबूत के इस तरह के आरोप लगाना तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं समझ गई कि यहाँ मुझे कोई नहीं सुनेगा। और असल में राघव का प्रभाव म्यूजियम में बहुत गहरा था। शायद वह अकेला नहीं था, शायद इस पूरे नेटवर्क में बहुत से लोग शामिल थे। मैं वापस अपनी लैब में आ गई और द वीपिंग मैडोना को देर तक देखती रही। मदर मैरी की आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे लगा जैसे वह मेरे ही दर्द को समझ रही हैं। मैंने अपने मोबाइल पर माँ का नंबर लगाया, लेकिन फिर काट दिया क्योंकि मैं उन्हें चिंता में नहीं डाल सकती थी। उस शाम जब मैं घर पहुंची तो देखा कि राघव ने मेरे लिए फूल लाकर रखे थे और एक छोटी सी चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी सितारा। लेकिन अब यह प्यार मुझे जहर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इन फूलों के पीछे उसकी मजबूरी है, कोई साजिश है। मैंने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा और सोचा कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब सच सामने आ जाएगा। रात को जब वह सो गया तो मैंने चुपके से उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसने पासवर्ड बदल दिया था। मैंने फिर उसकी डायरी के उन पन्नों को दोबारा पढ़ा जिनमें कुछ नंबर और कोड लिखे थे। एक कोड था ATH14 ब्लू और मैं समझ गई कि एथेंस में कुछ होने वाला है और 14 तारीख शायद वह दिन है जब कोई बड़ी डील होने वाली है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं जान गई थी कि मुझे अकेले ही इस जाल को तोड़ना होगा और इसके लिए मुझे उसके साथ ग्रीस जाना होगा, चाहे वहाँ मेरी जान को कितना भी खतरा क्यों न हो। मैं सोचने लगी कि कैसे एक लड़की जो भारत के एक छोटे से शहर से निकलकर अपने सपनों को पूरा करने आई थी, आज एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गई है जहाँ दाव पर उसकी जान, उसकी इज्जत और उसका विश्वास सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन मैंने तय कर लिया कि अब पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि सच्चाई को सामने लाना ही मेरा धर्म है, चाहे उसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। ग्रीस की यात्रा का दिन आखिरकार आ ही गया और मैं इस पूरे सफर के दौरान दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ वह आरोही जो अपने प्रेमी के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी और दूसरी तरफ वह जो एक जासूस की तरह हर पल, हर निशान और हर बात को रिकॉर्ड कर रही थी। हम एथेंस पहुँचे तो वहाँ का मौसम बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था। सफेद घर, नीली छतें और हवा में नमकीन समंदर की गंध। राघव बहुत खुश लग रहा था, शायद इसलिए कि वह अपनी योजना के करीब पहुँच रहा था। हम एक छोटे से होटल में रुके जो समंदर के किनारे था और पहली रात राघव ने मुझे बताया कि उसे किसी पुराने क्लाइंट से मिलने जाना है और वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैंने उसे जाते हुए देखा और फिर अपना छोटा सा बैग खोलकर उसमें से एक डिजिटल रिकॉर्डर निकाला जो मैंने लंदन से खरीदा था। मैंने होटल के कमरे को अच्छी तरह चेक किया, कहीं कोई कैमरा तो नहीं, और फिर राघव के सूटकेस की तलाशी ली। उसके सूटकेस के निचले हिस्से में एक सीक्रेट पॉकेट थी जिसमें एक छोटी सी काली डायरी और कुछ नकली दस्तावेज थे। दस्तावेजों पर नाम था डॉक्टर एड्रियन कोस्टा और मैंने पढ़ा कि यह एक प्रतिष्ठित आर्ट कलेक्टर का नाम था जो हाल ही में रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राघव इस इंसान की पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। डायरी में लिखा था 14 तारीख, सेंटोरिनी, पुराना चर्च, रात 10 बजे। यह वही कोड था जो मैंने लंदन में देखा था, बस अब जगह का नाम साफ था। मैंने जल्दी से सब कुछ वैसे ही रख दिया और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। जब राघव वापस आया
तो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे जगाकर कहा, कल मैं तुम्हें सेंटोरिनी ले जाऊंगा, वह बहुत खूबसूरत है और वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त हमें एक प्राइवेट आर्ट कलेक्शन दिखाएगा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से सारी बातें जोड़ रहा था। अगली सुबह हम एक फेरी से सेंटोरिनी पहुँचे और वहाँ का नजारा सचमुच स्वर्ग जैसा था, लेकिन मेरी आंखें इस खूबसूरती को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मुझे हर उस शख्स पर शक हो रहा था जो राघव से मिलता या बात करता था। दोपहर में राघव मुझे एक पुरानी सी गैलरी में ले गया, जहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जिसका नाम मार्को था। मार्को की आंखें बहुत तेज थीं और वह मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ठंडापन था। उसने और राघव ने इशारों में कुछ बातें की और फिर मार्को ने मुझसे कहा, तो तुम ही हो वह लड़की जो पुरानी पेंटिंग्स को जिंदा करती है। सुना है तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैंने शर्माकर धन्यवाद कहा, लेकिन मेरा ध्यान उसकी मेज पर रखे एक छोटे से कैनवस पर गया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लंदन से चुराई गई पेंटिंग का स्टाइल था। मैंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली आई, लेकिन मेरा दिल तेज धड़क रहा था। शाम होने को आई और राघव ने मुझसे कहा कि वह आज रात मुझे एक सरप्राइज देगा और मुझे होटल के कमरे में तैयार रहने को कहा। मैं समझ गई कि आज की रात वह रात है जब सब कुछ खुलकर सामने आएगा। मैंने अपना रिकॉर्डर ठीक किया, अपने फोन का GPS ऑन किया और एक छोटा सा पेपर स्प्रे अपनी जेब में रख लिया। रात के करीब 9:30 बजे राघव मुझे लेने आया। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसने कहा, चलो, वह जगह यहाँ से थोड़ी दूर है, एक पुराना चर्च है, बहुत खूबसूरत। हम पैदल ही संकरी गलियों से गुजरते हुए एक पुराने खंडहर से चर्च की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ और भी लोग उसी दिशा में जा रहे थे, सब अच्छे कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सी गंभीरता थी। चर्च के अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और बीच में एक बड़ी सी मेज पर कई पेंटिंग्स और छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पहचान गई, ये वही कलाकृतियां थी जो पूरे यूरोप के अलग अलग म्यूजियम से चुराई गई थी। मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। वहाँ पहले से ही मार्को और कुछ अन्य लोग मौजूद थे और मैंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत महिला भी वहाँ थी, जो बिल्कुल वही थी जिसकी तस्वीर मैंने लंदन में देखी थी, एलेना। जब एलेना ने राघव को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया और फिर उसने मेरी तरफ देखकर एक तीखी नजर से कहा, तो यह है तुम्हारी नई शिष्या। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ी रही और राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। मार्को ने सबको शांत कराया और बोला, आज की रात हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हम अपनी सबसे कीमती कृति को एक नए घर में भेजने वाले हैं। उसने एक बड़ी सी पेंटिंग पर से कपड़ा हटाया और मैंने देखा कि वह थी द वीपिंग मैडोना, लेकिन यह असली नहीं थी। मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह बहुत बारीकी से बनाई गई नकल है, क्योंकि इस पर जो दरारें थीं, वह कृत्रिम थीं। मेरा रेस्टोरर दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। इन लोगों ने असली पेंटिंग चुरा ली थी और उसकी जगह नकली रख दी थी और अब असली को बेचने की तैयारी थी। तभी राघव ने मुझे पकड़कर आगे खींचा और कहा, आरोही को देखो, यह लड़की जीनियस है, यह बता सकती है कि यह नकल है या असली। सबकी निगाहें मुझ पर जम गईं और मैं समझ गई कि राघव ने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि मैं उसकी नकली पेंटिंग को प्रमाणित कर दूं। मैंने गौर से पेंटिंग को देखा और मेरी सांसें तेज हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने सच बोला तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा, यह बहुत खूबसूरत है और इसे देखकर तो यही लगता है कि यह असली है। मेरे इतना कहते ही वहाँ मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगे और राघव के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। मार्को ने मेरी तरफ देखकर कहा, बहुत खूब, तुम्हारी समझदारी की कद्र करते हैं। फिर उसने राघव से कहा, अब इस लड़की को वापस भेजो और असली माल कल सुबह जहाज से रवाना होगा। मैं समझ गई कि यह मेरा आखिरी मौका है, या तो मैं यहाँ से भागकर पुलिस को खबर करूँ या फिर हमेशा के लिए इस अपराध का हिस्सा बन जाऊँ। मैंने धीरे से अपने फोन में एक मैसेज टाइप किया जो मैंने पहले से ही म्यूजियम की सिक्योरिटी हेड को एड्रेस कर रखा था और अपनी लोकेशन ऑन कर दी। राघव मुझे वापस होटल ले जाने लगा, लेकिन मैंने रास्ते में कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं एक छोटे से कैफे में घुसी और वहाँ से पुलिस को कॉल किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वहाँ नेटवर्क बहुत कमजोर था और कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। राघव ने मुझे बाहर से आवाज दी, आरोही, जल्दी करो, बहुत रात हो गई है। मैं बाहर आई और हम वापस होटल पहुँचे, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि कैसे इस जाल को तोड़ूं। अगली सुबह मैंने देखा कि राघव जल्दी जल्दी अपना सामान बांध रहा है और उसने कहा, हमें आज ही लंदन वापस जाना है, एक इमरजेंसी आ गई है। मैं समझ गई कि वह असली पेंटिंग के साथ भागने की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, और बाथरूम में जाकर मैंने अपने म्यूजियम की हेड को एक लंबा ईमेल लिखा जिसमें सारे सबूत अटैच कर दिए। जैसे ही हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे, मैंने देखा कि होटल के बाहर कुछ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं।
मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्या मेरा मैसेज पहुंच गया? लेकिन तभी मैंने देखा कि पुलिस वाले तो मार्को और एलेना को गिरफ्तार कर रहे थे, लेकिन राघव को कोई छू भी नहीं रहा था। मैं हैरान थी और राघव ने बड़ी सफाई से मुझसे कहा, देखो आरोही, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार बनते हैं और दूसरे जो शिकारी। मैंने ही पुलिस को सूचना दी थी, क्योंकि मार्को और एलेना अब मेरे काम के नहीं रहे थे और मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारी प्रामाणिकता की, जो मिल गई। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने सबको धोखा दिया था और अब वह मुझे अपनी अगली चाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने मुझे बताया कि द वीपिंग मैडोना की असली पेंटिंग अब भी उसके पास है और वह उसे एक बड़े ब्लैक मार्केट डीलर को बेचने वाला है और मुझे उसका साथ देना होगा। मैंने बाहर से शांत रहकर उसकी बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तय कर चुकी थी कि अब इस खेल का अंत मैं ही करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैंने सोचा, जब मैं एक पुरानी पेंटिंग की हर गंदगी को साफ करके असली रंग ला सकती हूँ, तो इस इंसान की असलियत को दुनिया के सामने क्यों नहीं ला सकती। राघव के उस खुलासे के बाद मेरी जिंदगी एक सस्पेंस थ्रिलर में बदल गई थी, जिसका अंत मुझे खुद लिखना था और मैं जानती थी कि यह आखिरी पन्ना बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हम लंदन वापस आ गए थे, लेकिन राघव ने मुझे साफ कह दिया था कि मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी और मेरा फोन भी उसने अपने पास रख लिया था, यह कहकर कि सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। मैं एक कैदी की तरह उसके अपार्टमेंट में बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग लगातार कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहा था। राघव ने मुझे बताया कि असली द वीपिंग मैडोना अभी भी लंदन में ही है, एक प्राइवेट वॉल्ट में, और उसे खरीदने वाला एक रूसी अरबती है जो 3 दिन बाद शहर में आ रहा है। मुझे उस डील के वक्त वहां मौजूद रहना था ताकि मैं पेंटिंग की असलियत को प्रमाणित कर सकूं। मैंने राघव से पूछा, तुमने मार्को और एलेना को क्यों धोखा दिया? तो उसने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया, इस धंधे में कोई किसी का नहीं होता आरोही, बस अपना फायदा देखना होता है। मार्को लालची था और एलेना तो बस एक जरिया थी। लेकिन तुम मेरी असली पार्टनर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह आग है जो मुझ में है, बस तुम्हें पहचानने की देर है। उसकी बातें सुनकर मुझे घिना रही थी, लेकिन मैंने मुस्कुराकर सब सुन लिया और उसके भरोसे को और मजबूत होने दिया। मुझे पता था कि मेरे पास एक ही हथियार है, मेरी कला, मेरी समझ और मेरा धैर्य। अगले 2 दिनों में मैंने राघव के स्टूडियो में जाकर काम करना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि वहाँ कुछ केमिकल्स और पेंट्स ऐसे थे जिनका इस्तेमाल बहुत ही जटिल फोर्जरी के लिए होता है। मैंने चुपके से उनमें से एक खास तरह का सॉल्वेंट अपनी जेब में रख लिया जो पुरानी पेंट को तुरंत गला सकता है। मेरी योजना यह थी कि जब वह डील होगी तो मैं उस पेंटिंग पर यह सॉल्वेंट डाल दूंगी, जिससे वह बर्बाद हो जाएगी और कोई भी उसे खरीद नहीं पाएगा। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त वहाँ कई खूंखार लोग मौजूद होंगे। डील से एक रात पहले राघव ने मुझे एक रेड वाइन की बोतल के साथ डिनर पर बुलाया और कहा, कल के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम कहीं भी जा सकते हैं। बोलो, कहाँ जाना पसंद करोगी? बाली या स्विट्जरलैंड? मैंने कहा, जहाँ तुम रखोगे वहीं रह लूंगी, और मन ही मन सोचा, कल तक तू खुद पुलिस की कस्टडी में होगा। उस रात जब वह सो गया तो मैंने उसके लैपटॉप को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। मुझे याद आया कि उसने एक बार अपना पासवर्ड मुझे बताया था, रेम्ब्रांट 1606, और मैंने वह ट्राई किया और किस्मत से वह खुल गया। मैंने देखा कि उसमें सैकड़ों ईमेल थे जो अलग अलग म्यूजियम से चुराई गई कलाकृतियों की डील से जुड़े थे। मैंने सारा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया और फिर लैपटॉप बंद करके सब कुछ वैसे ही रख दिया। अब मेरे पास वो सबूत था जो राघव को उम्र भर के लिए जेल भेज सकता था। अगली सुबह हम लंदन के डॉकलैंड्स इलाके में एक पुरानी गोदाम की तरफ निकले, जहां वह डील होने वाली थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को पूरी तरह नियंत्रित रखा। गोदाम के अंदर पहले से ही कुछ बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं और 3 लोग काले सूट में हमारा इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक रूसी अरबती विक्टर था। विक्टर बहुत ठंडे स्वभाव का इंसान था, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। राघव ने मेरा परिचय कराया, यह आरोही है, मेरी पार्टनर और एक बेहतरीन रेस्टोरर, यही प्रमाणित करेगी कि पेंटिंग असली है। विक्टर के आदमियों ने एक लोहे का बक्सा खोला और उसमें से द वीपिंग मैडोना को बाहर निकाला। वह सचमुच बहुत खूबसूरत थी और मैंने गौर किया कि राघव ने उसे बहुत सावधानी से पैक किया था। मैंने पेंटिंग के पास जाकर अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और उसकी बारीकियों को देखने लगी। मेरे हाथ में वह सॉल्वेंट की छोटी शीशी थी
और मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं पेंटिंग की सतह पर कोई टेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा, सब ठीक है, बस एक छोटी सी जांच और करनी है, और तभी मैंने वह सॉल्वेंट पेंटिंग के एक कोने पर गिरा दिया। वह केमिकल इतना तेज था कि पेंट तुरंत गलने लगा और मैडोना का आधा चेहरा बहने लगा। विक्टर चीखा, यह क्या हुआ? और राघव का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मैंने तुरंत चीखते हुए कहा, यह पेंटिंग नकली है। यह पेंट 20 साल पुराना भी नहीं है। देखो कैसे गल रहा है। विक्टर, इसने आपको धोखा दिया है। मेरे यह कहते ही पूरा गोदाम हंगामे में बदल गया। विक्टर ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और राघव को पकड़ लिया। राघव चिल्ला रहा था, यह झूठ बोल रही है, यही पागल है। लेकिन तभी अचानक से गोदाम के बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। दरअसल मैंने सुबह होटल से निकलने से पहले चुपके से अपनी पेन ड्राइव और एक नोट अपने पुराने सहकर्मी के घर छोड़ दिया था और उसे निर्देश दिया था कि अगर मैं 2 घंटे में वापस न आऊं तो पुलिस को सब कुछ दे दे। विक्टर के आदमी भागने लगे और राघव ने मेरी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा। उसने पुलिस से बचने के लिए एक साइड के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने कहा, राघव, बहुत हो चुका। अब तुम्हारी कला का यह आखिरी शो है। उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और भाग निकला, लेकिन तब तक पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था। मैं वहीं फर्श पर बैठी रो रही थी, लेकिन उस रोने में एक सुकून था, क्योंकि मैंने उस आदमी को उजागर कर दिया था जिसने मेरे प्यार और मेरी कला दोनों को दागदार किया था। पुलिस ने विक्टर और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया और मैंने उन्हें राघव के बारे में सारी जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि राघव का असली नाम कुछ और ही है और वह इंटरपोल का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ है, जो पिछले 10 सालों से अलग अलग नामों से म्यूजियम में घुसपैठ करता रहा है। मुझे यह सुनकर बहुत धक्का लगा, लेकिन साथ ही यह भी एहसास हुआ कि मेरे साथ जो हुआ वह मेरी मूर्खता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े अपराधी की चालाकी थी। उस रात मैं पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने अकेले अपार्टमेंट में वापस आई और अपनी उस छोटी सी खिड़की के पास खड़ी होकर लंदन की बारिश को देखती रही। मुझे मदर मैरी का वह पिघलता चेहरा याद आ रहा था और मुझे लगा कि जैसे उसने अपने आप को बलिदान करके मुझे बचा लिया। मैंने अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया, आज मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी रेस्टोरेशन की। मैंने अपने आप को खोज लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि राघव अभी भी फरार था और मैं जानती थी कि वह मुझसे बदला लेने जरूर आएगा। राघव के फरार होने के बाद के दिन मेरे जीवन के सबसे डरावने दिन थे, क्योंकि मुझे हर पल यही लगता था कि वह कहीं न कहीं आसपास ही है, मुझे देख रहा है और मेरी एक भूल का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने मुझे सुरक्षा देने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी एक डरपोक की तरह नहीं जीना चाहती थी। म्यूजियम ने मुझे प्रमोशन दे दिया और मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। हर पेंटिंग में मुझे राघव का चेहरा दिखता, हर ब्रश स्ट्रोक में उसकी चालाकी नजर आती। माँ ने फोन पर कहा, घर वापस आजा बेटी, यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं जानती थी कि भागना समाधान नहीं है। मुझे इस आदमी का सामना करना होगा और उसे यह बताना होगा कि मैं अब वह भोली भाली आरोही नहीं हूँ जो उसके इशारों पर नाचती थी। एक शाम मैं म्यूजियम में देर तक काम कर रही थी, तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, द वीपिंग मैडोना अभी भी मेरे पास है, असली वाली। अगर चाहिए तो कल रात अकेली आना, वही गोदाम। मैं जानती थी कि यह राघव ही है और यह एक जाल है, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर मैं नहीं गई तो वह दोबारा कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मैंने पुलिस को बताने का फैसला किया, लेकिन साथ ही यह भी तय किया कि मैं अकेली ही अंदर जाऊंगी और पुलिस को बाहर ही रहकर इशारे का इंतजार करना होगा। अगली रात मैं उसी सुनसान गोदाम में पहुंची, जहां कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा हंगामा हुआ था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में एक छोटी सी लाइट जल रही थी और वहां एक चित्रफलक पर द वीपिंग मैडोना रखी हुई थी, बिल्कुल सही सलामत। मैं समझ गई कि उस दिन मैंने जो पेंटिंग पर सॉल्वेंट डाला था वह असली नहीं, बल्कि एक और नकल थी, और असली पेंटिंग राघव ने कभी किसी को दिखाई ही नहीं थी। तभी पीछे से राघव की आवाज आई, आरोही, मुझे पता था तू आएगी। तू बहुत बहादुर है, लेकिन बहुत बेवकूफ भी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह हाथ में एक पिस्तौल लिए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। मैंने कहा, राघव, तुम जानते हो पुलिस इस जगह को घेरे हुए है, तुम बच नहीं सकते। वह हंसा और बोला, मुझे बचना नहीं है आरोही, मुझे तो बस तुमसे एक आखिरी बार बात करनी थी। उसने पिस्तौल नीचे रख दी और मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा,
तुझे पता है, मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों को धोखा दिया, लेकिन तू पहली इंसान है जिसे मैंने सच्चा प्यार किया। मैं तुझे इस गंदी दुनिया से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन तूने तो मेरा ही खेल बना दिया। मैंने कहा, प्यार में धोखा नहीं होता राघव, और तुमने तो मेरे प्यार को भी एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया, जिस पर अपनी साजिशें रचते रहे। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो शायद पहली बार सच्चे थे। उसने कहा, मैं एक बीमार इंसान हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ असली नहीं बनाया, बस नकल की, चुराई और बेची। लेकिन तूने मुझे दिखा दिया कि असली चीज क्या होती है, सच्चाई, हिम्मत और अपनी कला के प्रति ईमानदारी। तभी बाहर से पुलिस के लाउडस्पीकर पर आवाज आई, राघव, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो। राघव ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, इस पेंटिंग को तू रेस्टोर करना, क्योंकि इस पर एक दाग है जो मैंने लगाया था। यह दाग मेरी जिंदगी का प्रतीक है और मैं चाहता हूँ कि तू इसे साफ करे। उसने पेंटिंग के एक कोने पर इशारा किया, जहाँ सचमुच एक छोटा सा काला धब्बा था। मैंने अपने बैग से अपना रेस्टोरेशन किट निकाला और बड़े ध्यान से उस दाग को साफ करने लगी। जैसे जैसे दाग मिट रहा था, नीचे से कुछ और ही उभर रहा था और मैंने देखा कि वहाँ एक छोटी सी इबारत लिखी थी, सत्यमेव जयते। यह देखकर मेरी आंखें भर आईं। राघव ने कहा, यह मैंने तब लिखा था जब मैंने पहली बार तुझे काम करते देखा था। तब मुझे एहसास हुआ था कि सच्चाई कितनी खूबसूरत होती है। इतना कहकर वह उठा और धीरे धीरे बाहर की तरफ चल दिया। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अब तू अपनी कला पर फोकस कर, मैं अपना हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। उसने बाहर जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और मैं वहीं खड़ी उस पेंटिंग को देखती रही, जिस पर अब मदर मैरी मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। राघव को उम्र कैद की सजा हुई और मैंने म्यूजियम में रहते हुए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, द लॉस्ट ट्रूथ, जिसमें मैं दुनिया भर से चुराई गई कलाकृतियों को ढूंढकर उन्हें वापस उनके असली घर तक पहुंचाने का काम करती। माँ अब मुझ पर बहुत गर्व करती है और मैंने अपनी जिंदगी के उस अध्याय को एक किताब का रूप दे दिया, जिसका नाम है द रेस्टोरर। इस पूरे सफर ने मुझे यह सिखाया कि प्यार और कला दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों को सच्चाई और ईमानदारी की बुनियाद पर ही खड़ा किया जा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे धोखे या दर्द से गुजर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपके अंदर भी एक रेस्टोरर बैठा है, जो हर दाग को साफ कर सकता है, हर टूटी हुई चीज को जोड़ सकता है। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास रखने की और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहने की। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखें। मैं आरोही हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सच्चाई के रंग में रंगे रहिएगा।